Hello friends, good afternoon to all of you. I am Dr. Akhilen Singh, Assistant Professor of Psychology, DAV PG College, Varanasi. Today we are going to record this special lecture on structure and function of nerve cell and glia cell through Media Center of DAV PG College, Varanasi. This topic is very important because this topic belongs to the neurophysiological basis of behavior, biopsychology and neuropsychology students. So we are going to start this topic, and here what the structure and function of glia cell and neurons is. So this is the very important topic because nerve cell or neurons are fundamental basis of our nervous system. Nervous system, which is a very important aspect of our system. We are consisting of respiratory system, digesting system and circulatory system. Similarly, there is a nervous system in our body. So nervous system को हम इस तरह से दो मेजर डिवीज़न में क्लासिफाइड कर सकते हैं. पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम खास तौर से जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सूचनाओं को रिसीव करता है और उनको फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सेंड करता है. उसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेंड करता है. हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. ब्रेन हमको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का और हमारा ज़्यादातर फंक्शनिंग उसी से कंट्रोल होती है, गवर्न होती है. उसी तरह स्पाइनल कार्ड जो होता है वो हमारे ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. सोमैटिक नर्वस सिस्टम खास तौर से जो स्केलेटल मसल्स होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारे ग्लैंड्स को, ब्लड वेसल्स को और उसी तरह से जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करने का काम करती है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फिर फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में क्लासिफाइड कर सकते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के एक्शंस, बॉडी को एक्शन के लिए, एनर्जी के लिए या फिर आउटपुट के लिए जो है तैयार करता है, मतलब एनर्जी को एक तरह से मोबिलाइज करता है. तो सिंपैथेटिक डिवीज़न जो हमारा है वो तब फंक्शन होता है, तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, किसी ऐसे स्टेट में होते हैं जहां हमको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी को फिर से शांत अवस्था में लाने का प्रयास करता है और एनर्जी को रीस्टोर करने का काम करता है. तो ये जो है हमारा एक क्लासिफिकेशन है हमारे नर्वस सिस्टम का. हम अगर नर्वस सिस्टम के सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं सेल्स के आधार पर हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है. कहते हैं कि न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स आर द फंडामेंटल बेसिक या फाउंडेशन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये हम आप देख सकते हैं कि जो है दो इम्पॉर्टेंट जो है सेल्स हैं जिसको हम न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल के नाम से जानते हैं. न्यूरॉन्स जो है वो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करना, उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है. और न्यूरॉन्स 150 से ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं. इनकी जो शेप और साइज़ है वो फंक्शनिंग के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से वेरी करती रहती है. जहाँ तक सपोर्टिंग सेल की बात करते हैं, सपोर्टिंग सेल को हम ग्लिया सेल के भी नाम से जानते हैं. और ग्लिया सेल का काम क्या करता है, क्यों न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करता है, न्यूरॉन्स को एक तरह से एनर्जी या उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है. इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल और एस्ट्रोसाइट्स
ये 3 इंपॉर्टेंट है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। न्यूरॉन्स को नर्व सेल के नाम से भी हम जानते हैं, और न्यूरॉन्स ही जो है हमारे जो है बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे न्यूरॉन का है। न्यूरॉन्स अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में होते हैं, और अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स होते हैं वो अगर उनके स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखें तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ तो कुछ होती हैं, और कॉमन जो स्ट्रक्चर्स हैं किसी न्यूरॉन को, उसमें हम ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स की हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसमें पहला है सेल बॉडी, या उसको हम लोग सोमा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तीसरा जो स्ट्रक्चर है हमारा उसे हम कहते हैं एक्सॉन, और चौथा है टर्मिनल बटन। ये 4 इसके बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। ये एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है सोमा, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, ये सोमा है। सोमा को हम लोग सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। डेंड्राइट्स ये जो है कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए सेल के बाहरी आवरण पर होता है। सोमा उसको सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सॉन है, ये एक्सॉन, यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और एक्सॉन में आप देख सकते हैं कि एक लेयरिंग है जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। ये खास तौर से जो सपोर्टिंग सेल है उनसे ये तैयार होती है, और जो जिसको हम लोग अगर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो ये जो है स्वान सेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल के नाम से होती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ग्लिया सेल के नाम से होती है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्व एंडिंग, या इसको हम लोग एंड बटन, या इसको हम लोग एंड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक जो द्रव्य होते हैं उसमें एक न्यूक्लियोलस होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे जो है इस न्यूरॉन का। अब हम बात करते हैं सोमा की। सोमा उसको हम लोग सेल बॉडी के भी नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि सोमा सेल को एक तरह से एनर्जी प्रदान करने के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और जो है डिफरेंट तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो शेप में वेरिएशंस होता है, उसमें सोमा का भी एक रोल होता है। तो दूसरा जो पार्ट है वो डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स पेड़ की तरह एक संरचना, उसको कहते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो खास तौर से इन्फॉर्मेशंस को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करता है और वो उसको सेल बॉडी में भेजता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इससे जो है डेंड्राइट्स का काम होता है, और यहाँ से जो सूचनाएं एक्सॉन से होते हुए टर्मिनल बटन पर जाती हैं, और जहाँ से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करती हैं। तो डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को, मैसेजेस को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करने का मेन काम करता है। एक्सॉन ये एक जो है सिलेंडर लाइट स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह संरचनाएं होती हैं, और जो ज़्यादातर जो है कवर्ड होता है, उस कवरिंग को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ मैंने आपको दिखाया था लास्ट स्लाइड में कि ये जो है खास तौर से जो सपोर्टिंग सेल होती है, ग्लिया सेल या स्वान सेल, उनसे बन के तैयार होती है। और एक्सॉन कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू टर्मिनल बटन्स। तो सूचनाओं को सेल बॉडी से टर्मिनल बटन ले जाने का काम, बेसिक काम जो है यहाँ पर एक्सॉन करता है। और जो बेसिक मैसेजेस हैं जो कैरी होते हैं इस एक्सॉन के थ्रू, उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल एक तरह से सेल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल जो उसका कंपोजिशन, उसमें एक ब्रीफ जो है चेंजेस होते हैं, इसको हम लोग जो है एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और यही एक्शन पोटेंशियल जो है कैरी होता है सोमा से होते हुए एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए टर्मिनल बटन, जो आगे जाकर दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होता है। एक्सॉन्स को के जो है स्ट्रक्चर के आधार पर जो है उसको हम न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। ये 3 तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्सॉन्स के
और सोमा के शेप के आधार पर इस तरह का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर, उसका जो है ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं बाइपोलर में जो सेल बॉडी है वो खास तौर से बीच में पाई जाती है। बाइपोलर में जो सेल बॉडी है वो खास तौर से यहाँ पर आप देखें सेल बॉडी यहाँ बीच में है। तो एक साइड एक्सॉन है, दूसरे साइड डेंड्राइट्स है। यूनिपोलर इस तरह के, इसको चूंकि सीडो कहा जाता है कि एग्जैक्टली ये यूनिपोलर नहीं होता है, ये है तो बाइपोलर की ही तरह, लेकिन इसकी सेल बॉडी चूंकि साइड में होती है, किनारे पर, इसलिए वो यूनिपोलर के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरा आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपोलर, जिसमें आपका जो सेल बॉडी होती है वो एक साइड होती है और उससे जो है ये निकलता हुआ हमारा एक्सॉन होता है। तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर है इसका। बेसिक स्ट्रक्चर्स में जो चौथा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल बटन। और टर्मिनल बटन ज़्यादातर जो लास्ट पोर्शन होता है यानी एक्सॉन के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग टर्मिनल बटन या उसको एंड बटन या एंड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ही जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से टर्मिनल बटन से ही निकलकर दूसरे एक्सॉन्स को, दूसरे डेंड्राइट्स को जाती है, यानी कि जो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को जाती है। और एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन का दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन पर, चाहे एक्सॉन पर, चाहे सेल बॉडी पर, डेंड्राइट्स पर एक तरह का न्यूरल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है जिसको हम लोग सिनैप्स कहते हैं। तो जो सिनैप्स है उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कैरी होती है। और ये जो टर्मिनल बटन्स का जो अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन से ट्रेवल होकर टर्मिनल बटन पर आता है वो जो है नेक्स्ट अगले न्यूरॉन्स पर जो है ट्रांसमिट होता है। और किसके थ्रू होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पर कन्वे होती है। ये तो जब हम लोग बात कर रहे थे वो बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा न्यूरॉन्स के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आप साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है, आरएनए है। तमाम ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की बाउंड्री को यानी कि न्यूरॉन्स को बाउंड्री को डिफाइन करती है, उसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, न्यूरॉन का, क्योंकि ये जो है इसकी जो संरचना होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। लिपिड एक फैट लाइक मॉलिक्यूल्स होता है और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें डिफरेंट तरह के जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं और अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इसी डिफरेंट तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, कुछ मैसेज, कुछ इंफॉर्मेशन जो सेल के बाहर होती है उनको ये डिटेक्ट करती है, सेल के अंदर की जो बायोकेमिस्ट्री है उनको भी ये डिटेक्ट करती है। तो किसी भी सब्सटेंस को सेल के बाहर से अंदर आने के लिए ये परमिट करती है, इसीलिए कुछ को नहीं करती है, इसलिए इसकी जो परमिएबिलिटी होती है उसको हम लोग सेलेक्टिव मानते हैं। और ये जो सेलेक्टिविटी है इस सेल मेम्ब्रेन की, ये हमको उसके एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन और उसके ट्रांसमिशन को समझने में मदद करती है। न्यूक्लियस जो है ये एक जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है इस सेल के अंदर का, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जैसा हमको पता है कि ये खास तौर से ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। उसी तरह से डीएनए है, उसी तरह से जीन्स हैं। जीन्स एक तरह से कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स के फंक्शनल यूनिट है, यानी जो फंक्शनैलिटी है वो जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है। और भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस को जोड़ना या उनको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है।
उसी तरह से साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी हाउस के रूप में जाना जाता है। जो भी एनर्जी स्टोर होती है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जिस फॉर्म में होती है वो एटीपी के रूप में होती है। उसको कहते हैं एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, जिसको सेल अपने डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। उस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस और लाइसोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और mRNA, ये और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये काफ़ी डिटेल है और ये हम उतना डिटेल उसमें नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो काम है उसको न्यूरॉन्स के बेसिक चीज़ों को समझना, उसकी माइक्रोबायोलॉजी को नहीं जानना। ये जो है आप उस जो स्ट्रक्चर्स हमने अभी डिस्कस किए उसको आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपरेटस, एक्सॉन हाइलिक, जो जहाँ से एक्सॉन निकलता है वहाँ पर जो सेल बॉडी होती है वो थोड़ी सी श्रिंक कर जाती है, और इस तरह से ये एक एक्सॉन है जो दूसरे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे न्यूरॉन्स के साथ वो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कर रहा है, जिसको कहते हैं ये जो है सिनैप्स। तो एक का जो है एक्सॉन का एंडिंग और दूसरे जो है उसका सेल का या न्यूरॉन की बिगनिंग, इन दोनों का एक स्ट्रक्चर है जो सिनैप्स फॉर्मुलेट कर रहा है। ये सिनैप्स कैसे बन रहा है और किस तरह से सेल एक दूसरे से जुड़ी है उसका स्ट्रक्चर है। ये एक कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये एक न्यूरॉन है, ये यहाँ से एक न्यूरॉन, उसका एंडिंग है एंड बटन जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर इसके दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ पर सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन पर जाती है। एक्सॉन में ये जो आप देख रहे हैं माइलिन शीथ है, और फिर एक्सॉन से होते हुए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस एंड दूसरे जो न्यूरॉन्स के एंड में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड बटन या टर्मिनल बटन, और यहाँ पर फिर ये जो है तीसरे न्यूरॉन्स के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये प्री सिनैप्टिक सेल है, यानी कि जो पहली वाली है, और ये जो है पोस्ट सिनैप्टिक, यानी कि जो दूसरे सेल का जो भी डेंड्राइट्स पर या फिर सेल बॉडी पर या एक्सॉन पर जहाँ पर इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्री सिनैप्टिक सेल पर जब एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो पोस्ट सिनैप्टिक सेल में आता है, जिसके डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग जो दूसरा एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक है उसमें देखेंगे। न्यूरॉन्स के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको कहते हैं सपोर्टिंग सेल। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में रिसर्च चल रही, बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एग्जिस्टिंग जानकारी है उसके अनुसार ये जो सपोर्टिंग सेल है, चूँकि सपोर्टिंग इसीलिए कहा जाता है कि यह न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट प्रदान करती है, उसके साथ साथ इसको जो है न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन देती है, क्लीनिंग का काम करती है, इसके हेल्थ और ग्रोथ के लिए वर्क करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो ये सपोर्टिंग सेल्स हैं कैसे न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर आप देखिए माइक्रोग्लिया है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, और ये एस्ट्रोसाइट्स है जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। सपोर्टिंग सेल्स जैसे मैंने आपको बताया कि खासतौर से हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो जो सीएनएस में न्यूरॉन्स का जो प्रपोर्शन है वो आधा ही होता है 50%, और रेस्ट 50% जो होता है ये इन्हीं सपोर्टिंग सेल का होता है। और ये सपोर्टिंग सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसको फिजिकल सपोर्ट देने में न्यूरॉन्स को, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने में, इवन उसको क्लीनिंग करने में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जो सपोर्टिंग सेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल है उसको हम लोग कहते हैं ग्लिया सेल, या इसको हम लोग नर्व ग्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, न्यूरोग्लिया या नर्व ग्लू।
ग्लिया या ग्लू का मतलब यहाँ पर ऐड से है, एडिशन से है, जोड़ने से है, यानी कि सपोर्ट से है। लेकिन न्यूरॉन्स के साथ ये जोड़ने के साथ साथ ग्लिया सेल और भी तरह के काम करती है, जो उसको फिजिकल सपोर्ट के साथ साथ उसको डिफरेंट तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना और क्लीनिंग का काम करना। ये तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लिया सेल्स सराउंड न्यूरॉन एंड होल्ड देम इन अ प्लेस, उसको एक स्थान पर बनाए रखना। क्योंकि जैसे हम अपने हेड को हिलाते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उसी तरह से हिलता है, लेकिन अब वैसे ही न्यूरॉन्स नहीं मूव करते हैं, ठीक है, तो उनको एक जगह से जो है फिक्सेशन का काम ये ग्लिया सेल करती है। दूसरी चीज़, कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सम ऑफ द केमिकल दे नीड टू एक्सचेंज द मैसेजेस विद अदर न्यूरॉन। तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी, चूँकि न्यूरॉन्स लगातार काम करते रहते हैं, इसलिए न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और न्यूरॉन्स उतनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए न्यूरॉन्स को एनर्जी प्रदान करने का काम भी ये करती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो काम फंक्शन है इसका, वो इंसुलेट करने का काम करता है। जैसे वायर के ऊपर हम इंसुलेशन करते हैं, उसी तरह जो ग्लिया सेल होती है वो न्यूरॉन्स को रैप करती है और उसको इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेट करती है, ताकि वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ स्क्रम्बल करके मैसेजेस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हाउस कीपर का भी काम करती है कि जो सेल डेड हो गई हैं उनको रिमूव करना और जो स्कार टिश्यूज हैं उनको हटाना, ये सब काम भी ये करती हैं। तो ग्लिया सेल की ये जो है बेसिक टाइपोलॉजी है। 3 तरह की ग्लिया सेल्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आप देखें तो ये जो है आपका एस्ट्रोसाइट, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको, ये एस्ट्रोसाइट्स है। दूसरा जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये आप देखिए यहाँ पर खास तौर से जो एक्सॉन्स को रैप करने का काम करती है। और माइक्रोग्लिया इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये छोटी होती हैं। ये जो स्वान सेल होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न पाई जाती है, बल्कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लिया सेल होती है और उस ग्लिया सेल के ये 3 टाइपोलॉजी है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। अब हम लोग एक को देखेंगे। एस्ट्रोसाइट क्या है? एस्ट्रोस का मतलब ये स्टार सेल, ये स्टार की तरह इसकी संरचना होती है और ये जो सेल है वो खास तौर से न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट देने का काम करती है, फिजिकल सपोर्ट प्रदान करती है न्यूरॉन्स को और क्लीनिंग का काम करती है। उसके साथ साथ दे प्रमोट सम केमिकल दैट न्यूरॉन नीड टू फुलफिल देयर फंक्शन। तो कुछ ऐसे केमिकल जिसकी आवश्यकता न्यूरॉन्स को होती है, ये काम भी जो है ये हमारी एस्ट्रोसाइट करती है। एस्ट्रोसाइट जो है न्यूरॉन्स को नॉरिशिंग करने में, पोषण देने का काम भी करती है। ये इसके 3 बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एस्ट्रोसाइट के। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये ग्लिया सेल का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द एक्सॉन्स एंड प्रोड्यूस द माइलिन शीथ। जो इंसुलेशन होता है, जो रैपिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खासतौर से, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की होती है, ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ है 80% लिपिड और 20% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तीसरा जो है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो है एक तरह से सबसे स्मॉलेस्ट ग्लिया सेल मानी जाती है, इसीलिए इसको माइक्रोग्लिया कहते हैं। इसका नाम सही जैसे स्पष्ट है, ये एस्ट्रोसाइट की तरह ही जो है वो क्लीनिंग का काम करती है, जो डेड सेल है उसको हटाने का काम करती है। उसके साथ ही साथ दे सर्व एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इम्यून सिस्टम। जैसे ब्रेन में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल एजेंट ऐसे ही नहीं चला जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया जाते हैं तो ब्रेन में ब्लड ब्रेन वेरियस होते हैं और उसके साथ ये जो है एस्ट्रोसाइट्स काम करती हैं माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ब्रेन में इंटर करने से रोकने का काम करती है। इसलिए
अगर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल एजेंट ब्रेन में इंटर करता है तो ये जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इनके द्वारा जो है तैयार होता है, जिससे ब्रेन के डैमेज को रोका जा सके या इन्फेक्शंस को जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के रूप में, ये एक तरह से ब्रेन में किसी तरह का कोई हार्म या डैमेज होने वाला है तो ब्रेन में इस तरह के इन्फ्लेमेशंस होते हैं जो कि ये माइक्रोग्लिया के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये एक तरह से ब्रेन का इम्यून सिस्टम भी माना जाता है माइक्रोग्लिया को। उसी तरह से जो है हमारे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसा हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो सेंट्रल और पेरिफेरल दो पार्ट में है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल पाई जाती है, जो सपोर्टिंग सेल है, उसको हम लोग कहते हैं श्वान सेल। और श्वान सेल का काम जो है एक तरह से जो एक्सॉन्स है उनको रैपिंग करना, ठीक है, उसको रैप करना, माइलिन शीथ का निर्माण करना। तो एक्सॉन को सपोर्ट करना, मैंने फिजिकल सपोर्ट और माइलिन शीथ का निर्माण, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। माइलिन शीथ चूँकि श्वान सीएनएस में जो है अलग अलग सेगमेंट में होती है, लेकिन और जो पीएनएस होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, उसमें एक सिंगल सेल पूरी तरह से उसमें रैप होती है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंगल नहीं होती है, ठीक है, और बीच बीच में उसमें स्पेस भी होते हैं। तो ये जो सीएनएस में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो काम है, वो वही काम जो है यहाँ पर श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए करती है। ये जो चार तरह के सेल मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, उसके नाम और उसके बेसिक फंक्शन यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से आपको शो हो रहा है। तो माइक्रोग्लिया देख सकते हैं कि ये जो है माइक्रोफेज लाइक सेल दैट रिमूव वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस फंक्शन इन इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये इम्यूनिटी का काम और वेस्ट रिमूवल का काम माइक्रोग्लिया करती है। एस्ट्रोसाइट ये फिजिकल जो स्ट्रक्चर ब्रेन का है उसको सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक है, और कुछ खास तरह के जो है एनर्जी को यहाँ पर स्टोर करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। अभी जो नई रिसर्चेज जा रही है बता रही है कि दे माइट बी इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि अभी इस पर रिसर्चेज चल रही हैं, तो हो सकता है कि बाद में ये न्यूरॉन से भी ज़्यादा इनके इम्पोर्टेंस को, इनके रोल को पता कर पाए वैज्ञानिक जो हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या है कि दे सपोर्ट एंड इंसुलेट द न्यूरॉन, द माइलिन शीथ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और लास्ट जो है श्वान सेल है, उसको कहते हैं कि श्वान सेल का जो खास तौर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। सो दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ फॉर द न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो उसकी एक समरी है। अगर हम फंडामेंटल टाइप्स की बात करें न्यूरॉन्स की, तो ये जो है तीन तरह की बेसिकली होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जिसके द्वारा हम अपने वातावरण से सूचनाओं को रिसीव करते हैं, यानी हमारा नर्वस सिस्टम रिसीव करता है। और पेरिफेरल न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, या इसको हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। इनके द्वारा हम सूचनाओं को ब्रेन या कमांड्स को ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से हम अपने इफेक्टर्स को, यानी कि मसल्स को या इनको सेंड करते हैं। तो रिस्पॉन्सेस इसी के आधार पर होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो इंटर न्यूरॉन को हम लोग एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, और ये खास तौर से सेंसरी और मोटर के बीच सीएनएस के अंदर पाथवे का काम करते हैं। 90% जो होते हैं, अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटर न्यूरॉन ही होते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, और इनका काम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना और रिट्राइव करना। तो सेंसरी न्यूरॉन सूचनाओं को रिसीव करता है, मोटर जो है इंफॉर्मेशंस को या जो कमांड्स होते हैं ब्रेन से उनको भेजता है। लेकिन जो मेन फंक्शनिंग है वो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स की होती है, और ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी दो तरह के होते हैं, लोकल इंटरन्यूरॉन्स और रिले इंटरन्यूरॉन। तो जो नियर बाई न्यूरॉन्स के बीच जो स्मॉल कनेक्शन बनते हैं उनको हम लोग लोकल इंटरन्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जब एक इंटरन्यूरॉन्स मतलब एक कनेक्शन जो है दूसरे इंटरन्यूरॉन के कनेक्शंस के साथ जुड़ता है, यानी दूसरे रीजन के साथ जुड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिले इंटरन्यूरॉन।
तो रिले इंटरन्यूरॉन्स के द्वारा ही ये ब्रेन अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, क्योंकि परसेप्शन है, लर्निंग है, रिमेम्बरिंग है, या फिर डिसीजन मेकिंग है, या कंट्रोलिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ये सब कई ब्रेन के पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो लोकल जो इंटरन्यूरॉन्स है, लोकल जो सर्किट्स है, उससे चीज़ नहीं परफॉर्म हो सकती है, बल्कि कई लोकल सर्किट्स मिलकर इस तरह के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को जो है संपादित करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। यू कैन सी दीज थिंग्स इन दिस पिक्चर आल्सो। ये सेंसरी न्यूरॉन है जो खास तौर से दिखा रहा है कि फिंगर टिप्स से हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। ये मसल और ग्लैंड को जो कंट्रोल जाता है वो मोटर न्यूरॉन्स है, और हमारा जो इंटर न्यूरॉन है जिसको एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है। सो थैंक यू ऑल।